गुड मॉर्निंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, इसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नए टॉपिक के साथ जो है उपस्थित हूँ। पिछले क्लासों में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को, इसके अलावा राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग राष्ट्रीय आय से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक है जिसका नाम आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके क्लास से रिलेटेड तो है ही, इसके अलावा अदर जितने भी कंपटीशंस होते हैं सब में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आय का चक्रीय प्रवाह शब्द जो है, इसमें जो प्रवाह शब्द है इस पर हम चर्चा करते हैं कि प्रवाह क्या होता है, फ्लो क्या होता है। फ्लो क्या होता है? देखिए दो शब्द होते हैं, फ्लो एक होता है, एक स्टॉक होता है। फ्लो और स्टॉक, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और प्रवाह दो शब्द होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों में अंतर को आप समझेंगे तो प्रवाह का मतलब आपको समझ में आ जाएगा प्रवाह क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे तालाब का जो पानी होता है, दूसरी तरफ नदी का पानी, दोनों में अंतर होता है। तालाब का जो पानी है उसमें स्थिरता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसमें किसी तरह का फ्लो नहीं होता। इसलिए तालाब के पानी को हम क्या कह सकते हैं, उसमें पानी क्या है, स्टोर है, एक स्टॉक है। वाटर का क्या है, स्टॉक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह अस्थायी रूप से एक निश्चित मात्रा में पानी क्या है, उसमें जमा हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो तालाब में जो इकट्ठा पानी है, एकत्र पानी जो है, वो क्या है, वो स्टॉक का एग्जांपल है। और नदी का जल क्या होता है, उसमें क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो चलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता, उसकी मात्रा स्थिर नहीं रहती। उसमें क्या होता है, प्रवाह होता रहता है। गंगा नदी को ले लीजिए, यमुना नदी को ले लीजिए, जितनी भी नदियां होती हैं, है ना, क्योंकि उनका एक उद्गम स्रोत होता है, इसलिए क्या होता है, उसमें हर समय क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। तो नदी का जो पानी है जिसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, वो डायनेमिक है। तो जो डायनेमिक है वही क्या है, डायनेमिक है। तो इसका मतलब है प्रावैगिक के कारण क्या है, उसमें प्रवाह है, फ्लो है। और ये क्या है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये स्टॉक होता है। यानी जो तालाब का पानी है वो क्या है, स्टॉक है, और जो नदी का पानी वो क्या है, वो आपका प्रवाह है। इसी तरीके से हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो इनकम, आय क्या है, आय में फ्लो होता है। आय में क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। आय में से जब हम कुछ बचत कर लेते हैं, आय के ही कुछ भाग को जब हम बचा कर रख लेते हैं एक जगह, और उसको पुनः जो है अर्थव्यवस्था में हम चलन के लिए नहीं लाते, उसको तिजोरी में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो स्टॉक हो जाता है। तो बचत क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया।
लेकिन हमारा इनकम क्या है? तो फ्लो है, प्रवाह है, क्योंकि उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है। यहां पर हम आय के चक्रीय प्रवाह की बात कर रहे हैं, यानी आय में क्या होता है? इनकम में फ्लो होता है। यहां पर जो हम इनकम की बात करेंगे वो जनरेट इनकम की बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय में हम किस तरह की इनकम की बात करते थे? जनरेट इनकम की बात करते थे। जनरेट इनकम क्या होता है? जनरेट इनकम का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन किया गया हो, जो उत्पन्न किया गया, यानी हम उत्पादन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे 100 रुपए की आय है तो 100 रुपए की आय का मतलब क्या है कि 100 रुपए की आय उत्पन्न कहां से हुई, उत्पादित कहां से हुई? हम उत्पादित आय की बात कर रहे हैं, जनरेट आय की बात कर रहे हैं। तो जो जनरेट आय है जिसकी हम बात यहां पे कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? फ्लो होता है। और जो फ्लो का क्रम क्या होता है? वो सर्कुलर होता है, चक्रीय होता है। चक्रीय मतलब क्या होता है? सर्कल के आकार का होता है, चक्रीय होता है। अभी इस पर हम और विस्तार में चर्चा करते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है। फ्लो तो है, प्रवाह तो है, लेकिन प्रवाह क्या होता है? ये गोला गोला होता है, इस तरीके से, है ना? एक सर्कुलर होता है, चक्रीय होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, इस पर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो हम जनरेट इनकम की बात कर रहे हैं, आय जनरेट कहां से होती है, इनकम जनरेट कहां से होती है, आय सृजित कहां से होती है, क्रिएट कहां से होती है। तो वर्तमान समय में हम बात करें तो इनकम सृजित कहां से होती है? उत्पादन से होती है, प्रोडक्शन से होती है। उत्पादन से ही आय क्या होती है? सृजित होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको जो है आय का चक्रीय प्रवाह के साथ साथ इसको हम उत्पादन एवं आय का चक्रीय प्रवाह भी बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। यदि आपको कोई पूछ लेता है आपसे कि उत्पादन एवं आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आय का चक्रीय प्रवाह दूसरा होता है, उत्पादन एवं आय का चक्रीय प्रवाह दूसरा होता है। दोनों एक ही होता है। उत्पादन एवं आय का चक्रीय प्रवाह कहिए या केवल जो है आप आय का चक्रीय प्रवाह कहिए, दोनों एक ही शब्द है। दोनों का मीन्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैंने आपसे बात किया कि जो इनकम होती है वो जनरेट कहां से होती है? तो प्रोडक्शन से होती है, उत्पादन से होती है। और जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन संपन्न कैसे होता है? तो उत्पादन जो है विभिन्न उत्पादन के साधनों के द्वारा ही उत्पादन प्रक्रिया संपादित होती है। तो उत्पादन के लिए किसके सहयोग की आवश्यकता होती है? उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के साधन, अब उत्पादन के साधन क्या होते हैं? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से हम उत्पादन के साधनों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 5 होती है, जिसमें आपका आता है भूमि, श्रम, पूंजी, साथ या उद्यम, और लास्ट होता है संगठन। ये उत्पादन के विभिन्न साधन हैं और इन साधनों की सहायता से ही क्या होता है? इन साधनों की सहायता से ही उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि कोई भी उत्पादन कार्य करना है तो इन साधनों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। हमें कोई भी प्रोडक्शन कार्य करना है, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है, तो हमें लैंड की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना भूमि के जो है हम हवा में जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना? हमें कोई भी प्रोडक्शन कार्य करना है तो हमको कहां करना पड़ेगा? जमीन पे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट जो आपका साधन होता है, फैक्टर होता है, वो क्या होता है? लैंड होता है, भूमि होती है। और भूमि
के साथ साथ केवल भूमि से ही प्रोडक्शन नहीं होने वाला, भूमि के साथ साथ क्या होना चाहिए, लेबर की भी आवश्यकता होती है, श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी उत्पादन कार्य है उसमें श्रम की आवश्यकता होती है, बिना श्रम के उत्पादन कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है उत्पादन कार्य के लिए लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हम बात करें कि पूंजी कैपिटल, भूमि और श्रम के साथ साथ जो है कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है। पूंजी का मतलब क्या हुआ, जैसे मशीनरी होती है, मशीनें होती हैं, है ना। अभी मशीनें हैं, बिना मशीनों के जो है हम उत्पादन कार्य कैसे करेंगे, तो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो पूंजी की आवश्यकता के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। बिना पूंजी के जो है आप क्या करेंगे, उत्पादन कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है इन सब उत्पादन साधनों के साथ साथ जो है जरूरत पड़ती है साहस की। साहस क्या होता है, साहस या उद्यम का मतलब होता है कि पूरे उत्पादन प्रक्रिया को संपादित करने का जो जोखिम होता है वो कौन उठाता है, वो साथी या उद्यमी ही उठाता है। क्योंकि कोई भी उत्पादन प्रक्रिया जो है बिना रिस्क के, बिना जोखिम के वो संपादित नहीं हो सकती। जब तक आप जो है रिस्क नहीं उठाएंगे, जब तक जोखिम नहीं उठाया जाएगा, तब तक जो है कोई भी उत्पादन प्रक्रिया जो है संपन्न नहीं हो पाती। जोखिम किस चीज का है, जोखिम होता है हानि का। लाभ या हानि दो में से एक मिलेगा, है ना। तो जो हानि से डर जाता है कि मैं कोई भी जो है फॉर्म लगाता हूं, कहीं भी इन्वेस्ट करता हूं, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो पूंजी है वो डूब जाए, हमको जो है लॉस हो जाए, तो लॉस के डर से हम प्रोडक्शन कार्य नहीं कर पाए, पीछे हट गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लॉस के जोखिम को उठाता है कि लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा फिर भी हम सहन करेंगे, है ना। प्रॉफिट होगा तो कोई बात ही नहीं है। जो प्रॉफिट या लॉस को जो है, उसके रिस्क को जो है क्या करता है, उठाने की जोखिम रखता है, उस जोखिम को उठाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है साहसी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब तक कोई उद्यमी नहीं होगा, साहसी नहीं होगा, तब तक जो है उत्पादन प्रक्रिया आगे संपादित होने वाली नहीं होती। इसलिए इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठित ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है ना। यानी इसको कैसे हम मैनेज करें, जो उत्पादन के साधन हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, इनको जो है संगठित कैसे किया जाए, ये संगठन का कार्य होता है, प्रबंध तंत्र का काम होता है, आपका जो है प्रबंधक का कार्य होता है। वो क्या करता है कि ये जो उत्पादन के साधन है इनको जो है किस रेशियो में, किस अनुपात में लगाया जाए, यानी भूमि की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जो उत्पादन कार्य हो रहा है उसमें लेबर का क्या अनुपात होगा, पूंजी का क्या अनुपात होगा, है ना। तो उनके रेशियो को जो है किस अनुपात में रखा जाए, वो कार्य कौन करता है, संगठन करता है। तो ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं, इन्हीं की सहायता से ही उत्पादन कार्य संपादित होती है। अब जब उत्पादन कार्य जो है जब संपादित की जाती है, उत्पादन कार्य जो है संपादित होती है किसकी सहायता से, ये उत्पादन के साधनों की सहायता से जो है संपादित होती है। तो इनके पुरस्कार के रूप में जो है जब उत्पादन संपादित हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादन होगा क्या होगा, इनकम क्रिएट होगा, इनकम जनरेट होगा, आय सृजित होगी। जब आय सृजित हो गई तो वहां पे क्या होता है, इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण की समस्या उत्पन्न होती है। वितरण कैसे किया जाता है, जिसका जो सहयोग होता है, जो साधन जिस रेशियो में लगाए जाते हैं, जिस अनुपात में जो साधन लगाए जाते हैं, उनके अनुपात के अनुसार ही उनको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, या जो इनकम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो इनके पुरस्कार के रूप में हम बात करें तो जो भूमि होता है उसको क्या मिलता है, इसको लगान मिलता है, रेंट मिलता है। जिस भूमि का आपने प्रयोग किया है ना, उस भूमि के मालिक को आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका लेबर होता है। लेबर जितने भी श्रम का प्रयोग आपने किया, जितने श्रमिकों का आपने प्रयोग किया, उतने श्रमिकों को क्या देना पड़ेगा, आपको मजदूरी देना पड़ेगा, वेजेस, मजदूरी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो कैपिटल होता है, पूंजी, उसको पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। साथ ही क्या मिलता है,
साथ ही को जो है प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। जोखिम उठाया जाता है इसके द्वारा, साथी के द्वारा, इसलिए लाभ का हकदार, लाभ मतलब जो बचता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो बच जाता है हिस्सा, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट का हकदार कौन होता है, उद्यमी या साथी ही होता है, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ लाभ को ही मान के चलते हैं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट फर्म जो है, कोई भी उत्पादक जो है, वो हानि को सहन करते हुए उत्पादन प्रक्रिया को आगे जारी नहीं रख सकता। जब उसको लाभ होता है तभी वो क्या होता है, प्रोत्साहित होकर फिर से आगे वो क्या करता है, उत्पादन प्रक्रिया को आगे जारी रखता है, ठीक है। इसलिए हम ये मान चलते हैं कि जो लाभ जो बचता है, जो प्रॉफिट होता है, ये इसका जो है शेयर किसको मिलता है, इसका हिस्सा किसको मिलता है, लाभ का, ये साथी को मिलता है या उद्यमी को मिलता है, ठीक है। और जो संगठन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। यहाँ पे वेतन शब्द है, यहाँ पे मजदूरी शब्द है, दोनों में थोड़ा सा है, दोनों एक ही चीज, थोड़ा सा अंतर है। मजदूरी शब्द का प्रयोग हम करते हैं लेबर वर्ग के लिए, जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जो श्रम करते हैं, शारीरिक मेहनत जो करते हैं। तो शारीरिक मेहनत करने वाला जो मजदूर होता है, उसके लिए जो पारिश्रमिक मिलता है उसको मजदूरी कहते हैं। और जो एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो मानसिक वर्क करता है, मेंटली वर्क करता है, दिमागी काम करता है, तो दिमागी काम करने वाले व्यक्ति को जो है जो पारिश्रमिक मिलता है उसका नाम क्या रख दिया गया, वेतन शब्द का प्रयोग किया गया, सैलरी का प्रयोग किया गया। किनको जो है इतनी सैलरी, उनकी सैलरी इतनी है, ठीक ना, यही सैलरी होता है। बाकी दोनों का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, ये भी पारिश्रमिक होता है, ये भी पारिश्रमिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पारिश्रमिक ही हैं। जितने भी ये पुरस्कार इनको बोल लीजिए चाहे पारिश्रमिक बोल लीजिए, है ना, कि जितने उत्पादन के साधन हैं इनका जो पारिश्रमिक है ये जो है इस रूप में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये मजदूरी, मजदूरों के लिए मजदूरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका संगठन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है या वेतन मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आप यहां पर ये पूरा जो फैक्टर, प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, उत्पादन के जो साधन है, ये कहां से, इसकी सप्लाई कौन करता है, इसकी पूर्ति कौन करता है। यहां पे देखिए दो वर्ग हो गए, एक ये वर्ग हो गया जो इसकी सप्लाई करता है, और एक ये जो क्या करता है, ये पारिश्रमिक को देता है ना। तो सप्लाई वर्ग जो आपका है, सप्लाई कौन करता है, तो ये करता कौन है, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, एक परिवार क्षेत्र हो गया, इसको हाउस होल्ड सेक्टर बोल सकते हैं आप। और एक होता है जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने वाला, इसको आप उत्पादन क्षेत्र बोल सकते हैं, उत्पादन क्षेत्र बोलिए या व्यावसायिक क्षेत्र बोलिए, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, या आप फर्म बोल सकते हैं। तो जो फर्म होते हैं या उत्पादन क्षेत्र होते हैं या व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं, यानी इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना। और परिवार क्षेत्र का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से इनका वर्क होता है, ये क्या करते हैं, ये उत्पादन क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, साधन जो है प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो उत्पादन क्षेत्र के लिए जो है उत्पादन के साधन के रूप में जो सप्लाई किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, परिवार क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ये साधनों की सप्लाई करते हैं। और उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, ये जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। जब ये वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चूंकि जो परिवार क्षेत्र होता है ये केवल उत्पादन के साधनों का केवल स्वामी ही नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो उपभोक्ता ही होता है जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग भी करता है। तो जब ये उत्पादक क्षेत्र जो है क्या करता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो है वस्तुओं सेवाओं का उपभोग के लिए इससे डिमांड करता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं सेवाओं क्या करता है, ये जो है उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को प्रोवाइड करता है। ये इसको क्या दिया, ये इसमें जो है परिवार क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र को क्या दिया, उत्पादन के साधन दिए। अच्छा, जब ये इसको कुछ देगा तो इसके बदले में इसको कुछ चाहिए भी,
भाई लेन देन का मतलब क्या हुआ? विनिमय कैसे होता है? एक्सचेंज कैसे होता है? विनिमय मतलब ये होता है तो लेन देन मतलब एक लेगा तो एक देगा, एक देगा तो एक लेगा। तो जब इसने इसको दिया, इसका मतलब है कि इसने डिमांड किया, किसका? उत्पादन के साधनों का। किस क्षेत्र से? परिवार क्षेत्र से, क्योंकि इसका सप्लाई कौन करता है? परिवार क्षेत्र करता है। तो इसने डिमांड दिया जो है उत्पादन के साधनों का, तो इसने क्या किया? उत्पादन के साधनों का सप्लाई किया, पूर्ति किया। तो ऐसी स्थिति में अब ये इसके बदले में कुछ देगा पुरस्कार के रूप में। क्या देता है? वो पुरस्कार यही होता है, उसकी कीमत जो होती है, जो उत्पादन के साधन की जो कीमत होती है, पुरस्कार होता है, पारिश्रमिक होता है, वो किस रूप में होता है? इस रूप में होता है, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, वेतन के रूप में होता है। तो ये जो है किसको देता है? ये इसको प्रोवाइड करता है। ठीक। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्योंकि इसने वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं सेवाओं का माप कौन करता है? डिमांड कौन करता है? परिवार क्षेत्र करता है। और सप्लाई कौन करता है? ये उत्पादन क्षेत्र करता है। तो जब ये वस्तुओं सेवाओं का माप करता है, इससे वस्तुओं सेवाएं कहां पहुंच गई? इसके पास से इसके पास पहुंच गई, तो इसके बदले में ये भी इसको कुछ देगा। तो जो देता है वो क्या देता है? वो मुद्रा के रूप में देता है। मुद्रा देता है। मुद्रा तो यहां भी है, ये भी मुद्रा के रूप में देता है। लेकिन ये मुद्रा किस रूप में होता है? ये उपभोग व्यय के रूप में होता है। किस रूप में होता है? उपभोग व्यय के रूप में। उपभोग व्यय के रूप में जो है, क्योंकि ये उपभोग करता है, तो उपभोग पर जो व्यय करता है वो मुद्रा कहां जाती है? वो परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की हो जाती है। अब देखिए ये सरगोश से यही बन रहा है, मुद्रा का प्रवाह कहां चल रहा है? आप देखिए जब ये वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है, सबसे पहला क्या काम है? सबसे पहले यहां शुरू होता है कि ये जो उत्पादन के साधन इसको जो है प्रोवाइड करता है, तो ये जो है इसकी कीमत आय के रूप में, साधन आय के रूप में कहां पहुंच जाता है? परिवार के पास पहुंच जाता है, परिवार क्षेत्र के पास पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है? अब मुद्रा का प्रवाह यहां से उत्पादन क्षेत्र से कहां पहुंच गया? परिवार क्षेत्र की तरफ पहुंच गया। अब वस्तुओं सेवाओं को भी खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में ये मुद्रा को किसको देता है? उत्पादन क्षेत्र को देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो मुद्रा का प्रवाह होता है कहां पहुंच जाता है? ये उत्पादन क्षेत्र की ओर पहुंच जाता है। इस तरीके से इसका प्रवाह यहां से यहां तक, फिर वही मुद्रा यहां से यहां तक पहुंचता है। इस तरीके से क्या बनता है? एक सर्कल बनता है, सर्कुलर फ्लो बनता है, चक्रीय प्रवाह बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, इससे निष्कर्ष रूप में एक आपको हम अलग सर्कल के रूप में आपको बताएं, समझाएं कि ये जो सर्कल बनता है, जो सर्कुलर फ्लो होता है, इसका प्रवाह किस तरीके से होता है, इसको आप देखें। तो इसको यहां पर आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन क्या करता है? वो इनकम जनरेट करता है, इनकम जनरेट कर रहा है, ये इनकम जनरेट कर रहा है। अब इनकम जब जनरेट होता है तो इनकम क्या करता है? इनकम के द्वारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर का जो मनी होता है, मुद्रा होता है, वो कहां पहुंच जाता है? प्रोडक्शन के पास पहुंच जाता है। उत्पादन से क्या होता है? आय सृजित होती है। यदि आप देख रहे हैं, उत्पादन करने से क्या हुआ? उत्पादन करने से यहां पे परिवार क्षेत्र को क्या मिल गया? आय मिल गया। अब जब उसके पास आय हो गया तो क्या करेगा? अब उस आय को व्यय करता है। जब व्यय करता है, आप देखिए वस्तुओं सेवाओं के रूप में व्यय करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो आय का क्या क्या दिया जाता है? व्यय कर दिया जाता है। यहां पर जो हम फ्लो बना रहे हैं, यहां पर आपका इनकम जो है, ये एक्सपेंडिचर भी क्या है? बराबर होता है। तो जितना इनकम होता है वो सारा एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, व्यय कर दिया जाता है। और ये व्यय से जो मुद्रा प्राप्त होती है, व्यय के द्वारा जो है जो मुद्रा प्राप्त होती है, कहां पहुंच जाती है? ये प्रोडक्शन के पास पहुंच जाती है। यानी ये मुद्रा यहां से यहां पहुंचती है, यहां से कहां पहुंच जाती है? प्रोडक्शन के पास पहुंच जाती है, उत्पादन के पास पहुंच जाती है। यानी जब आप जो है व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, कहां पर? वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए। तो वस्तुएं सेवाएं कहां पर बनी हुई है? वो तो यहां पर बनी हुई है ना। तो ये मुद्रा आपका यहां से यहां पहुंचा, साधन भुगतान के रूप में। फिर ये जो है व्यय के रूप में जो है आपका ये मुद्रा कहां पहुंच गया? फिर से वो प्रोडक्शन के पास पहुंच गया। मतलब कि
प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच गया, उत्पादन क्षेत्र के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से यहां पर आप कह लीजिए तो ये प्रोडक्शन भी क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना उत्पादन होता है वो सारा क्या हो जाता है, वो इनकम में जो है प्रोवाइड हो जाता है। सारे प्रोडक्शन का क्या होता है, इनकम जो है जनरेट हो जाता है, और जितना इनकम होता है उसको जो है उसका पूरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। और ये पूरा एक्सपेंडिचर जो है जो होता है, ये मुद्रा मनी कहां पहुंच जाता है, फिर से जो है प्रोडक्शन के पास पहुंच जाता है ना। इस एक्सपेंडिचर वाला मनी जब प्रोडक्शन पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, फिर जितना, क्योंकि जो मुद्रा चलन में है, मान लीजिए 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए, हमने बहुत कम राशि रखी समझने के लिए आपको। 100 रुपए का जो है प्रोडक्शन हुआ, तो 100 रुपए क्या हो गया, जितना भी उत्पादन होता है वो क्या होता है, उत्पादन के साधनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब उत्पादन के साधनों में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वितरित कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जो आपका उसका पुरस्कार होता है, यही क्या होता है, यही इनकम होता है, आय होती है। तो ये क्या होता है, जितना 100 रुपए आपने जो है प्रोडक्शन किया, तो ये सारा क्या होता है, 100 रुपए का जो है ये इनकम जनरेट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि परिवार जो क्षेत्र होता है जिसके पास इनकम जनरेट होता है, अब ये सारा का सारा जो रुपया है ये क्या करेगा, ये अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करेगा, व्यय करेगा, वस्तुओं सेवाओं को खरीदने में व्यय करेगा। तो ऐसे स्थिति क्या करेगा, ये 100 रुपया इतना है वो पूरा का पूरा क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। जब 100 रुपया पूरा का पूरा व्यय कर देता है, तो ये रुपया किसने व्यय करता है, वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए। तो ऐसी स्थिति में 100 रुपया कहां पहुंच जाता है, ये प्रोडक्शन के पास पहुंच जाता है, उत्पादन के पास पहुंच जाता है। कि इस तरीके से 100 रुपया गोल ऐसे क्या होता है, घूमता रहता है। तो इस तरीके से क्या बन रहा है, एक सर्कल बन जा रहा है, इसका फ्लो चल रहा है, इनकम से उत्पादन, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से फिर से क्या हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिर इनकम, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर। इस तरीके से क्या बन गया, एक फ्लो बन गया, सर्कुलर फ्लो बन गया, चक्री प्रवाह बन गया, जो कि ये चक्र जो है निरंतर चल रहा है। चूंकि चल रहा है इसलिए फ्लो है, चूंकि एक चक्राकार आकार में चल रहा है, तो चक्राकार मार्ग पर चल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, चक्री हो गया। तो चक्रीय और प्रवाह दोनों मिला दिया क्या हो गया, चक्रीय प्रवाह। किसका, इनकम का, उत्पादन का, आय का चक्र प्रवाह कर लीजिए, चाहे उत्पादन एवं आय का चक्र प्रवाह कर लीजिए, चाहे उत्पादन एवं आय एवं व्यय का चक्र प्रवाह कर लीजिए, है ना। ये सारा का सारा एक ही शब्द होते हैं, है ना, सबका मतलब एक ही होता है। तो इनकम का इस तरीके से ये इनकम का चक्र प्रवाह होता है। इसका कहते हैं न तो इसका कोई अंत होता है, न तो इसका प्रारंभ होता है, न तो अंत होता है। क्योंकि जब चक्र, जैसे कोई चक्र की तरह चल रहा है, फैन जब घूमना शुरू कर देता है ना, तेजी से चलता है, तो आप देख रहे हैं उसका एक सर्कुलर फ्लो शुरू हो गया, फैन चल रहा है। जब फैन चलना शुरू हो जाता है, उसमें आप ये नहीं देख सकते कि इसमें पहली पंक्ति कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है ना, कौन आगे आगे चल रहा है, कौन उसके पीछे चल रहा है, कौन उसके पीछे चल रहा है, पहला कौन है, अंतिम वाला कौन है, आप नहीं बता सकते। उसी तरीके से ये तीनों में क्या है, आप देख रहे हैं एक फ्लो, सर्कुलर फ्लो जब शुरू हो जाता है, चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है, तो इसमें यह बताना मुश्किल हो जाता है कि प्रारंभ कौन है और अंत कौन है। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से जो है यहां पर हम चक्रीय प्रवाह की बात कही। पूरे का मतलब आप समझिए, आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने समझने के लिए दो सेक्टर की बात हमने कहा, एक उत्पादन क्षेत्र जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, एक जो है परिवार क्षेत्र जो क्या करता है, जो आपका उत्पादन के साधन को जो है प्रोवाइड करता है, उसकी पूर्ति करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो है उत्पादन के साधन इसको देता है, इसके बदले में क्या देता है, इसको इनकम देता है, आय देता है ना, उसके पारिश्रमिक के रूप में। जैसे मैं जो है यहाँ पे श्रम कर रहा हूँ, लेबर का काम कर रहा हूँ, तो मुझको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। मजदूरी कहाँ से मिलेगी, उत्पादन क्षेत्र से किधर प्रभावित होगी, ये परिवार क्षेत्र की ओर प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब परिवार क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं सेवाओं का जो है वो उपभोग करता है, उसके लिए क्या करेगा, इससे डिमांड करेगा, क्योंकि इसका उत्पादन कौन कर रहा है, यही कर रहा है। जब ये वस्तुओं सेवाओं का मांग करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा हमको देना पड़ेगा। जो मुद्रा का प्रवाह है कहाँ यह चला गया, इधर से इधर आया था, अब इधर से इधर चला गया। तो इस तरीके से क्या बन रहा है, फ्लो बन रहा है। इसी को हमने यहाँ पे अलग से समझाया आपको कि जो प्रोडक्शन होता है वो सारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इजी वे में एक सामान्य तरीके से
हम चक्रीय प्रवाह, आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए हम ये पूरा मान रहे हैं कि प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो पूरा क्या हो रहा है, आय में सृजित हो रहा है, और पूरा जितना आय है वो सारा क्या किया जा रहा है, उपभोक्ता के द्वारा वो वस्तुओं सेवाओं पे एक्सपेंड कर दिया जा रहा है, व्यय कर दिया जा रहा है, और ये पूरा एक्सपेंडिचर से जो मनी है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, तो प्रोडक्शन के पास पहुंच जा रहा है, उत्पादन क्षेत्र के पास पहुंच जा रहा है। फिर से वो क्या करेगा, फिर वो उत्पादन करेगा और वो इनकम जनरेट करेगा, फिर से इनकम के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, प्रोडक्शन होगा, इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। बात क्लियर हो गया? आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं इसमें जो सर्कुलर फ्लो होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह के प्रकार। हम लोग चक्रीय प्रवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है। जो चक्रीय प्रवाह होता है, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, ये मूल रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका होता है एक होता है आपका रियल फ्लो, और दूसरा होता है मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। चक्रीय प्रवाह जो है आपका दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रवाह होता है और एक जो है मौद्रिक प्रवाह होता है। अब ये वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो आइए दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है। वास्तविक प्रवाह क्या है, रियल फ्लो क्या होता है। देखिए, वास्तविक प्रवाह जो है ये कॉन्सेप्ट आपका परंपरागत इकोनॉमी से रिलेटेड है, उस अर्थव्यवस्था से जब मुद्रा जो है चलन में नहीं था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी अर्थव्यवस्था में। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें लेन देन वस्तुओं का वस्तुओं से ही होता था। जैसा कि आपको पता है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी उसमें किसी वस्तु को हमको लेना होता था तो उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु देना होता था, क्योंकि लेन देन के लिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु के कुछ मुद्रा नहीं थी, तो वस्तु का हम विनिमय वस्तु में ही करते थे। तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो फ्लो होता था, प्रवाह होता था, लेन देन होता था, वही क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कैसे जो है वास्तविक प्रवाह बनता है, आइए इसको हम रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविक प्रवाह के लिए अगर हम बात करें तो आपके दो क्षेत्र होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आपका परिवार क्षेत्र हुआ, आप परिवार क्षेत्र लिखिए या केवल परिवार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपका होगा उत्पादन क्षेत्र। आप उत्पादन क्षेत्र इसको लिखिए, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र लिखिए, चाहे फर्म लिखिए, सब एक ही है। इनका कार्य क्या है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है ना। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है उत्पादन के साधनों को उपलब्ध कराना। यहां पर आप देखिए
परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। यहां पे जो फ्लो बनेगा आप देखिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है उत्पादन जो क्षेत्र होगा उसको उत्पादन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या आता है, जिसमें आपका भूमि है, आपका श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, ये जो है उत्पादन के साधन है। और उत्पादन क्षेत्र क्या करता है? ये वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। तो वस्तुओं और सेवाओं क्या करता है? ये उत्पादन करता है। वस्तुएं तथा सेवाएं। अब देखिए इसमें फ्लो, प्रवाह, प्रवाह मतलब मैंने वही बताया आपको, जैसे नदी है, नदी किस दिशा में बह रही है? पूरब से पश्चिम बह रही है, पश्चिम से पूरब बह रही है। प्रवाह किधर से किधर है, किस तरफ से किस तरफ है ना? तो जब दो क्षेत्र हो गए तो जो हमारा प्रवाह है, हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं, वास्तविक प्रवाह, वो किधर से किस तरफ है ना? किस तरफ से किस तरफ है? तो यहां पर आप देखेंगे कि परिवार क्षेत्र, इसके पास क्या है? ये उत्पादन के साधन का मालिक है। और ये उत्पादन क्षेत्र क्या है? इसको उत्पादन के साधन की आवश्यकता है। तो इसको आवश्यकता है तो क्या करेगा? इससे मांग करेगा, मांगेगा, है ना, कि हमको जो है दे दीजिए, उत्पादन साधन की जरूरत है हमको। तो ये क्या करेगा? ये जो है इसको उत्पादन के साधन प्रोवाइड करेगा, उपलब्ध कराएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रवाह किधर होगा? उत्पादन के साधनों का जो प्रवाह होगा ये परिवार क्षेत्र से आप देखेंगे इस तरीके से, परिवार क्षेत्र से किस तरफ होगा? परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होगा। ठीक है? उत्पादन क्षेत्र जब उत्पादन के साधनों को प्राप्त कर लेता है तब क्या करता है? तब वह उत्पादन कार्य संपादित करता है। जब उत्पादन कार्य संपादित कर लेता है, और किस चीज से करता है? वह वस्तुओं और सेवाओं का करता है। जब वस्तुओं सेवाओं का जो है ये उत्पादन जो है कंप्लीट कर लेता है, संपादित कर लेता है, तो वस्तुओं सेवाओं का, चूंकि ये क्या है? परिवार क्षेत्र, मैंने आपको बताया कि ये उत्पादन के साधनों के मालिक या स्वामी होने के साथ साथ एक क्या है? ये उपभोक्ता भी है, ये वस्तुओं सेवाओं का उपभोग भी करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये जो है इससे मांगेगा, क्या मांगेगा? वस्तुओं सेवाओं की मांग करेगा। तो वस्तुओं सेवाओं की मांग करेगा परिवार क्षेत्र किससे? उत्पादन क्षेत्र से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन क्षेत्र में जो वस्तुएं सेवाएं बनी हुई हैं वो क्या होंगी? उसका प्रवाह जो है यहां से किस तरफ होगा? इसका प्रवाह जो है आपका होगा परिवार क्षेत्र की तरफ। ये जो एरो है, एरो, ये आपका जो है इस तरीके से तीर, तीर देखते हैं, तीर में आप देखते हैं तीर क्या होता है ना? ऐसे भी देखते होंगे धनुष बाण, है ना? नुकीला जो होता है, नुकीला जो है ये क्या दिखाता है? कि ये तीर दिखाता है कि तीर की दिशा इस तरफ है, मतलब तीर इधर जा रहा है। ये तीर क्या इंडिकेट करता है? कि दिशा क्या है, जो प्रवाह है उसकी दिशा क्या है, किस तरफ जा रहा है। अब ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है? कि जो प्रवाह है ये इधर से इस तरफ है। ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है? प्रवाह परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर है। किस चीज का? उत्पादन के साधनों का। और यही तीर क्या दिखा रहा है? कि वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह किधर है? ये उत्पादन क्षेत्र से जो है परिवार क्षेत्र की ओर है। फिर क्या होता है? अब फिर जो है उत्पादन क्षेत्र को जो है वस्तुएं सेवाएं बनानी है, फिर क्या करेगा? परिवार क्षेत्र से मांग करेगा, है ना? तो ये क्या करेगा? फिर से इसको जो है ये प्रोवाइड करेगा। अब वस्तुओं सेवाओं की फिर इसको आवश्यकता है, तो फिर से क्या करेगा? कि ये जो है इससे मांग करेगा, ये इसको उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से क्या होता है? ये चक्र ऐसे चलता रहता है।
ये प्रवाह है, इसे चलता रहता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो में होता है, चक्रीय प्रवाह में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको वास्तविक प्रवाह या वास्तविक आय का जो है वास्तविक चक्रीय प्रवाह भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं या वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। क्योंकि ये हमने बताया कि जिस इकोनॉमी की बात की जा रही है वहां पे मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे हम वस्तुओं सेवाओं के रूप में ही क्या कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं हुआ। मुद्रा का प्रयोग किए बिना जो प्रवाह होता है वस्तुओं सेवाओं का या उत्पादन के साधनों का, यही क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। बात समझ में आ गई। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है ना, उस अर्थव्यवस्था में क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है और वहां पर जो प्रवाह होता है उत्पादन के साधन और वस्तुओं सेवाओं के रूप में होता है। इसमें जो है मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, दूसरा है मॉनेटरी फ्लो। मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा प्रवाह भी बोल सकते हैं आप। मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक या मुद्रा प्रवाह बोल सकते हैं। अब देखिए वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं, वो मुद्रा द्वारा ही संचालित होती हैं। यानी हर अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाए और ऐसी स्थिति में जो फ्लो होता है, यानी मुद्रा का जो फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हम मुद्रा के रूप में जो प्रवाह होता है उसी को हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, वस्तुओं सेवाओं का जो विनिमय होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो मुद्रा के माध्यम से होता है। यानी जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जो प्रवाह होता है वो मुद्रा के रूप में होता है, यानी मुद्रा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, मुद्रा के रूप में फ्लो होता है। जो इनकम हमारी है उसका फ्लो किस रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है। तो ऐसी जो आपका प्रवाह है, ऐसा जो फ्लो है, उसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा प्रवाह कहते हैं। ठीक ना। क्योंकि जो आय हमारी है वो मुद्रा के रूप में प्रवाहित हो रही है, यानी जो आय है वो किस रूप में है, मुद्रा के रूप में है, इसलिए इसको मुद्रा प्रवाह कहिए, चाहे आय प्रवाह भी बोल सकते हैं। ठीक ना। मुद्रा प्रवाह या आय प्रवाह दोनों एक ही होता है। क्योंकि हमारा जो इनकम है वो किस रूप में है, मुद्रा के रूप में, इसलिए आय प्रवाह को हम क्या बोल सकते हैं, मुद्रा प्रवाह भी, या मुद्रा प्रवाह को आय प्रवाह भी बोल सकते हैं। आइए इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी वही स्थितियां हैं। हमारे दो सेक्टर होंगे, एक आपका परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, और दूसरा आपका होगा सेकेंड। हम बात करें तो उत्पादन क्षेत्र, जैसे यहां पे वही हम लेके चल रहे हैं। परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले तो रियल फ्लो होता है, उसका हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रियल फ्लो, अभी आपने पढ़ा रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, अभी आपने देखा कि उत्पादन के साधन, जिसमें आपका भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है आदि, ये जो है उत्पादन के साधन। और इस तरफ वस्तुएं सेवाएं हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं। ये फ्लो आपने भी देखा यहां पे इस तरीके से। उत्पादन के साधनों का फ्लो किधर होता है, उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है, और वस्तुओं सेवाओं का जो फ्लो होता है तो किस तरफ होता है, परिवार क्षेत्र की होता है। ये अभी आपने वास्तविक प्रवाह में पढ़ा। अब मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है कि चूंकि हमने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में जो लेन देन होगा वो मुद्रा के रूप में होता है, क्योंकि इसमें मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब जो परिवार क्षेत्र में जो है उत्पादन क्षेत्र को क्या दिया था, उसमें जो है उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के साधन दिए थे। जब उत्पादन के साधन दिए थे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, इसके लिए भुगतान करेगा, क्योंकि लेन देन दोनों होते हैं, एक तरफ से काम चलने वाला है नहीं। जब इसने इसको दिया उत्पादन के साधन, तो इसके बदले में क्या करेगा, ये भुगतान करेगा। क्योंकि भुगतान किस रूप में होगा, हमने कहा कि मुद्रा के रूप में होगा, तो मुद्रा के रूप में क्या करता है, ये जो है इसको भुगतान करता है। क्या करता है, इसको भुगतान करता है। क्या भुगतान करता है, जो भुगतान करता है क्या करता है, ये करता है उत्पादन के साधनों को क्या करता है, ये भुगतान करता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधनों का भुगतान। क्या हो जाएगा, साधनों का भुगतान। ये साधनों का भुगतान करता है ना। किस रूप में करता है, अभी मैंने आपको बताया, शुरू में बताया कि भूमि को क्या मिलेगा, भूमि को आपका लगान मिलेगा, तो लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में आदि। इस रूप में क्या होगा, इस रूप में जो है उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, परिवार क्षेत्र को भुगतान करता है। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होगा किस तरफ होगा, ये उत्पादन क्षेत्र से किस तरफ होगा, ये परिवार क्षेत्र की तरफ होगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, रियल फ्लो में आपने देखा कि क्या था कि जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, इनका जो मार्ग है कौन करता है, परिवार क्षेत्र करता है। तो जब वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह जो है परिवार क्षेत्र की ओर होता है, तो परिवार क्षेत्र क्या करेगा, इन वस्तुओं सेवाओं के बदले जो है इसकी कीमत का क्या करेगा, भुगतान करेगा। जो इसकी कीमत का भुगतान करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वस्तुओं सेवाओं पर व्यय। क्या बोलेंगे हम इसको, वस्तुओं सेवाओं पर व्यय। तो वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय, वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय। अब वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय कौन करेगा, परिवार क्षेत्र करेगा। जब परिवार क्षेत्र व्यय करेगा तो मुद्रा का प्रवाह किधर होगा, परिवार क्षेत्र से किस तरफ होगा, ये जो है आपका उत्पादन क्षेत्र की ओर होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब उत्पादन क्षेत्र से साधनों का जो भुगतान है परिवार क्षेत्र को किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। और जब परिवार क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होता है वो किस तरफ होता है, ये जो है उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मुद्रा का जो प्रवाह है वो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर यहां से फिर ऐसे 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 फिर जा रहा है। अब क्या हुआ, अब फिर जो है जब इसमें इसको भुगतान कर दिया तो ऐसी स्थिति क्या होगा, अब ये फिर उत्पादन करेगा, उत्पादन करेगा तो फिर से जो है वस्तुओं से उत्पादन के साधनों की मांग करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, फिर से ये साधनों का भुगतान करेगा परिवार क्षेत्र को। तो फिर से क्या होगा, हमारा मुद्रा इधर प्रवाहित होगी और फिर से परिवार क्षेत्र क्या करेगा, वस्तुओं सेवाओं की मांग करेगा। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा क्या होगा, फिर से जो है ये इस तरफ से परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। इस तरह से हम बात करें कि परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर, उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ जो मुद्रा का प्रवाह होता है, ये तो ये जो है आपका, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रवाह होता है मुद्रा का उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर, परिवार क्षेत्र से जो है उत्पादन क्षेत्र की ओर, है ना, ये मुद्रा के रूप में फ्लो होता रहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। ये आपका मौद्रिक प्रवाह है, इसी को हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।
दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सचेंज में, विनिमय में मुद्रा का प्रवाह नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो प्रवाह होता है ये वस्तुओं सेवाओं के रूप में और उत्पादन साधनों के रूप में ही इसका फ्लो चलता रहता है ना। जबकि आपका जो मौद्रिक प्रवाह है इसमें जो फ्लो होता है तो किस रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है ना। यहाँ पर जो है उत्पादन क्षेत्र से जो है साधनों के भुगतान के रूप में परिवार क्षेत्र को प्राप्त होता है, और परिवार क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के व्यय के रूप में किसको प्राप्त होता है, उत्पादन क्षेत्र को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है परिवार क्षेत्र से जो है वस्तुओं सेवाओं पर व्यय जो है किस रूप में होता है, ये जो है किधर होता है, मुद्रा के रूप में उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। इस तरीके से जो है ये मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। तो ये वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह जो आपका सर्कुलर फ्लो होता है यानी चक्रीय प्रवाह, ये दो प्रकार के होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसका इफेक्ट क्या है, या आय का जो चक्रीय प्रवाह है ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किस तरह से प्रवाहित होता है, या इसका फ्लो कैसे होता है। तो डिफरेंट जो है हम बात करेंगे डिफरेंट इकोनॉमी में, डिफरेंट सेक्टर्स में जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से होता है, इसी पर चर्चा अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चक्रीय प्रवाह, आय का जो चक्रीय प्रवाह है ये विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से होता है, तो विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किस तरह से होता है, इसको समझने से पहले हम लोग विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सिंपल इकोनॉमी होती है। सिंपल इकोनॉमी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल उत्पादन के दो ही क्षेत्र होते हैं। उत्पादन के केवल दो ही क्षेत्र होते हैं, जिसमें आपका परिवार क्षेत्र हो गया, परिवार क्षेत्र हो गया, और दूसरा आपका हो गया उत्पादन क्षेत्र। यानी संपूर्ण जो इनकम फ्लो होगा, आय का जो प्रवाह होगा, सर्कुलर फ्लो होगा, ये केवल इन्हीं दो क्षेत्रों से ही रिलेटेड होगा। यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। विदेशों से कोई जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं होगी। यानी बिल्कुल सिंपल से इकोनॉमी की बात यहां पे की जाती है, जहां पे केवल दो ही क्षेत्र होते हैं, केवल परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, आय का प्रवाह होता है, चक्रीय प्रवाह होता है। ये सिंपल इकोनॉमी के अंतर्गत जो है क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह होता है, जिसको हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्षेत्र हैं, तो दो ही क्षेत्र हैं, तो दो क्षेत्र में जो है किस तरह से जो है आय का चक्रीय प्रवाह होता है, जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये जो है आपका एक सिंपल इकोनॉमी कही जाती है। हाँ, एक साधारण अर्थव्यवस्था जिसमें केवल दो ही क्षेत्र होते हैं। एक आपका होता है जहां पे तीन क्षेत्र होते हैं, यानी परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र के साथ साथ यहां पे सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है इसमें इंक्लूड होता है, जिसको हम सरकार या सरकारी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें जो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है ये इन तीन क्षेत्रों में होता है, इसीलिए इसको त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या तीन क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था होती है ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। ये जो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जहां पे तीन क्षेत्र होते हैं, उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र,
ये जो है कैसी अर्थव्यवस्था होती है? एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज है, बाहर से कोई लेन देन नहीं है, बाहरी लेन देन नहीं है, न तो कोई चीज यहां से बाहर जाएगी न तो बाहर से अंदर आएगी, है ना। तो ये जो है होता क्या है? बंद। जैसे आपका रूम बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद मतलब क्या हुआ कि न तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है न तो बाहर से अंदर आ सकता है। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है। अब ये बंद अर्थव्यवस्था कब कही जाएगी? जब हमारा विदेशों से कोई संपर्क नहीं होगा, हम विदेशों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये भी एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? आय का चक्र प्रवाह का अध्ययन करते हैं, जो कि जो प्रवाह होता है ये इन 3 क्षेत्रों में होता है ना। यानी उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र के साथ साथ सरकार गवर्नमेंट की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी इकोनॉमी में, वहां के जो है सर्कुलर फ्लो में इनकम के। तो इसलिए सरकारी क्षेत्र को भी जब सम्मिलित कर लेते हैं तो ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर भी जो है हम क्या करते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करते हैं, जिसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक और अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, या 4 क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। परिवार क्षेत्र हो गया पहला, परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा यदि हम बात करें तो आपका सरकारी क्षेत्र, और चौथा यदि हम बात करें तो शेष विश्व क्षेत्र। इसमें एक चौथा जो नया क्षेत्र जुड़ता है, इसका नाम है शेष विश्व क्षेत्र, या इसी को आप विदेशी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो जो फॉरेन सेक्टर होगा, ये जो है चौथा सेक्टर यहाँ पे जुड़ता है। इसीलिए जब फॉरेन सेक्टर के जुड़ने के कारण, जब हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जब चौथा क्षेत्र जुड़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। इसे क्या बोलते हैं हम? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसमें जो है जो हमारा दरवाजा है वो क्या हो गया? ओपन। जैसे दरवाजा ओपन हो गया तब कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर से बाहर जा सकता है। तो हमारी जब इकोनॉमी खुल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम हमारे देश से कोई भी व्यक्ति विदेशों में जाकर काम कर सकता है, या कोई भी जो है सामान यहाँ से वहां भेज सकता है और वहां का सामान यहाँ पर ला सकता है, या विदेशी कंपनी या विदेशी कोई भी व्यक्ति जो है हमारे देश में काम कर सकता है। तो इस तरीके से जब कोई विदेशों से जो है अन्य देशों से जो हमारा संपर्क होता है वो फ्री हो जाता है, ओपन हो जाता है, हम खुले रूप में क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ गई? तो ये 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें ये 3 क्षेत्रों के अलावा जो शेष विश्व क्षेत्र है ये भी जो है सर्कुलर फ्लो में जो है अपना इफेक्ट डालता है। यहाँ पर भी जो है सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का। तो इसको भी जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो इसको हम 4 क्षेत्रीय या चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कुछ विशेष प्रकार की जो है इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है। एक आपकी सिंपल इकोनॉमी होती है जहाँ पे केवल 2 ही क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। एक जो है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पे जो है 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। इसीलिए इसको त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगला जो इकोनॉमी होता है इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, इसको हम खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं हिंदी में। और इसमें जो है 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ शेष विश्व क्षेत्र, या इसी को हम विदेशी क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है 4 क्षेत्रों के होने के कारण, 4 क्षेत्रों में आय का चक्र प्रवाह होने के कारण इसको 4 क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इन सारी अर्थव्यवस्थाओं में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है।
तो इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में चक्रीय प्रवाह जो है, आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। अब हम इससे जो है संबंधित, यानी इन विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का या आय का जो चक्रीय प्रवाह है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है आय का चक्रीय प्रवाह, ये एक बार समझ लीजिए हमारा जो पहला लेक्चर है ये पार्ट 1 के रूप में रहेगा। तो ये पार्ट 1 के रूप में हमारा पहला लेक्चर हो गया। अब हम इसको अपनी पूरी बात को जो है अगले लेक्चर में करेंगे, तो आपका जो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 के रूप में होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक होने का जो है ये आपका एक लेक्चर में जो है ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो है हम इसकी इन सारी चीजों पर जो है चर्चा है ना, हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।